नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश एजेंडा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बुधवार से भारत समेत तमाम देशों पर लागू हो गए हैं और इसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा फोकस में चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर है, क्योंकि चाइना पर 104% का भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है और इस की असर जो है चीन में भी लगातार पलटवार करते हुए अमेरिका को चीन भी आंखें दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 104% का टैरिफ लागू किया है। उधर भारत भी बुधवार से 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो रहा है। अब पाकिस्तान पर अमेरिका ने 29% का टैरिफ लगाया है। मार्केट पर अगर नजर डालें तो ट्रंप टैरिफ के बावजूद शंघाई कंपोजिट इंडेक्स तेजी के साथ में ग्रीन जोन में कारोबार कर रहा है। वहीं भारत और पाकिस्तान के शेयर बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल आखिर यह है कि चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर में पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं। अब ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होगा, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। लेकिन आखिर टैरिफ वॉर है क्या, इसे जानने के लिए आप देखिए पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया है, जो बुधवार 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अमेरिका में ये कदम चीन द्वारा हाल ही में अमेरिकी आयात पर लगाए गए 34% टैरिफ के बाद उठाया है। चीन और अमेरिका में छिड़े ट्रेड वॉर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा कि जब अमेरिका को चुनौती दी जाती है तो जवाब सशक्त और अडिग होता है। चीन द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ पर की गई जवाबी कार्रवाई करना एक गलती थी। यही कारण है कि अब अमेरिका ने चाइना पर 104% टैरिफ लागू किया है। उधर एक्सपर्ट मानते हैं कि यूएस चाइना एक महंगे खेल में फंस गए हैं और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन के बाजारों पर फिलहाल इसका असर नहीं दिखा है। चीन का स्टॉक मार्केट तेजी के साथ ग्रीन जोन में कारोबार कर रहा है। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बुधवार को अपने पिछले बंद 3145.55 के लेवल से मामूली गिरावट के साथ 3110.01 पर ओपन हुआ, लेकिन इसके बाद इंडेक्स रफ्तार पकड़ता नजर आया। हालांकि हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में नरमी जरूर देखने को मिली है। उधर भारत में आरबीआई की राहत पर ट्रंप टैरिफ भारी नजर आया है। इसका असर शेयर बाजार पर साफ देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी रेड जोन में कारोबार कर रहे हैं। सप्ताह के तीसरे दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,227.08 के मुकाबले गिरकर 74,103 पर ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में ये 440 अंक से ज्यादा फिसलकर 73,700 के लेवल पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी भी अपने पिछले बंद 22,535.85 के लेवल से फिसलकर 22,460.30 पर खुला और 22,357 तक फिसल गया। खास बात ये रही कि ट्रंप टैरिफ के आगे भारतीय रिजर्व बैंक की राहत भी फेल नजर आई। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। इसके 6.25% से 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% कर दिया। लेकिन इस बड़ी राहत के बावजूद सेंसेक्स करीब 400 अंक तो निफ्टी 15 अंक की गिरावट में कारोबार करते हुए नजर आए। चीन और भारत के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर भारत से ज्यादा 29% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जो लागू भी हो गया है और इस टेंशन में पाकिस्तानी शेयर बाजार लगातार बुरी तरह टूट रहा है। बीते सोमवार को तो भारी गिरावट के चलते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी थी। वहीं बुधवार की बात करें तो पीएसएक्स में निवेशकों की बेचैनी फिर बढ़ी नजर आई। अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार युद्ध बढ़ने की आशंकाओं के कारण जब वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची तो पाकिस्तान का शेयर बाजार क्रैश हो गया। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप के टैरिफ की मार से आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है दुनिया? इसके लिए अहम बिंदुओं को समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करके दुनिया भर के शेयर बाजारों में खलबली मचा दी है। शेयर बाजार में जो कुछ भी होता है वो अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों से अलग होता है। शेयर की कीमतों में गिरावट का मतलब हमेशा आर्थिक संकट नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट वैल्यू में गिरावट का अर्थ है भविष्य में उसके मुनाफे के मूल्यांकन में बदलाव।
ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के बाद ऐसा होने की आशंका स्पष्ट रूप से बनी हुई है। जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों तक खर्च या निर्यात सिकुड़ जाता है तो माना जाता है कि मंदी आ गई है। पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 0.1% की बढ़त देखी गई थी। पिछले महीने का डेटा बताता है कि जनवरी में इस अर्थव्यवस्था में इतनी ही गिरावट देखी गई। ऐसे ही और देशों के आंकड़ों के लिए थोड़े इंतजार की जरूरत है, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट से भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप के टैरिफ से जहां वैश्विक मंदी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का बाजार भी गर्म है। Working on a bilateral trade agreement as was decided between Prime Minister Modi and President Trump in February. We have had a series of engagements. All of them are going well in the right direction. Obviously, we are covering a very wide array of subjects, a very wide array of products, and I can assure business persons across the country that we are keeping the best interests of India at the forefront of our discussions. India first is our mantra, is our guiding principle, and our bilateral trade agreement with the United States of America will power the economy towards Viksit Bharat 2047. अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि भारत में लोगों की जो संवैधानिक अधिकार है उसको कैसे खत्म किया जाए, और इसलिए बार बार वो इस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए, जिस निर्णय से किसानों को नुकसान हुआ, छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ, दुकानदारों को नुकसान हुआ, उद्योग को नुकसान हुआ। आज देखिए, जो आर्थिक संकट आई हुई है यूएस टैरिफ्स को लेकर, उस पर उनकी सरकार कितनी चुप है। मध्यम वर्ग पे जो 50 रुपए का गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, उसको लेकर वो चुप है। पेट्रोल और डीजल में कोई भी राहत नहीं लोगों को, आम ग्राहकों को, उसको लेके ये चुप है। तो जो वास्तविक देश के मुद्दे जो हैं, उस पर वो जिस प्रकार के नेतृत्व लेना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करते। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि लोगों की संवैधानिक अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की निर्माण किए गए हुए संविधान की सुरक्षा, और जो यहाँ की हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस ढांचे को और हमको तांबे और तेल की कीमतों को वैश्विक आर्थिक सेहत का बैरोमीटर माना जाता है।
ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद तांबे और तेल की कीमतों में 15% से ज्यादा की गिरावट आई है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बाद पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। एशिया, यूरोप के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट आई है। अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेजी से गिरावट देखी गई। निवेशकों में मंदी की चिंता बढ़ गई है। कई देशों की सरकारें अब अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में भारत का जवाब क्या होगा और वैश्विक मंदी का भारत पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये अपने आप में चौंकाने वाली है कि आखिर जो टैरिफ लगाए गए हैं उन टैरिफ का असर पूरे विश्व पर आखिर क्या पड़ने वाला है, और ये टैरिफ आखिर करेंगे क्या पूरे विश्व में, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ क्या करेंगे और रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी ये ट्रेड वॉर जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में बढ़ रहा है, चल रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर है, क्योंकि ये टैरिफ के परसेंटेज, ये रेट सब देशों पर कुछ ना कुछ तय करके ट्रंप आगे बढ़े हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ हैं आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं अश्विनी राणा, आर्थिक विश्लेषक, और अनुपम तिवारी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे सिद्धार्थ तंवर होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर मिथिले कुमार राकेश हमारे साथ में 8:30 बजे के आसपास हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए इस चर्चा का रुख करते हैं। आर्थिक मामलों के जानकार अश्विनी राणा सर हमारे साथ हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं आप। अश्विनी राणा सर, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आखिर ट्रंप को ये करके मिला क्या, क्यों किया उन्होंने ऐसा? आर्थिक ये टैरिफ लगाने से उन्हें फायदा क्या होने वाला है? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि अगर ऐसा करेंगे तो इससे इंटरनेशनल रिलेशन पर असर पड़ेगा, बिजनेस एक्सपोर्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर असर पड़ेगा? राणा सर, क्या है कि ट्रंप ने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कमिटमेंट की थी कि मैं यूएस फर्स्ट जी, और उसके बारे में, वहां की इंडस्ट्री के बारे में सोचूंगा, तो उसको देखते हुए उसने टैरिफ लगाया। लेकिन टैरिफ लगाने का पर्पस उसका सिर्फ यही नहीं है कि भाई आपको कोई रेवेन्यू उससे जनरेट करना चाहता है और अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहता है। उससे ज्यादा मुझे लगता है कि वो बाकी देशों पर दबाव बनाना चाहता है और अपनी टर्म्स कंडीशन पर उनके साथ समझौते करना चाहता है कि आप मेरे टर्म्स और कंडीशन पर जहां जहां उसको अपनी पैड बनानी है, जहां जहां उसको जगह चाहिए, जहां जहां उसको अपने अड्डे कुछ बनाने, मतलब हर तरीके से हर देश के साथ वो उस तरह से करना चाहता है। ये एक उसका सिर्फ टूल है टैरिफ को दिखाकर, इसका डर दिखाकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने उसका रिटेलिएट किया है, तो उसका रिटेलिएशन उसने दोबारा किया जी। तो उसके कारण से पूरे विश्व में जो है इस समय एक जो बना हुआ है पूरा, तो उसके कारण से ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जिन जिन देशों के साथ उसका बायलैटरल कुछ डिस्कशन हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, तो ये सब कुछ वो फिर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। क्योंकि ट्रम्प को भी पता है कि जो चीज वहां वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सडनली वहां पर कोई इंडस्ट्री लगा के मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत है, लेबर महंगी है। तो इसलिए सिर्फ वो ये दिखाना चाहता है कि भाई मेरी दादागिरी है, मेरी दादागिरी सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और उसी कारण और उसके कारण ही आप देखेंगे कि जो शेयर मार्केट में भी बवाल मचा है, वो भी एक स्ट्रेटेजिक मूव है उनका कि एक बार ये ऐसा डर फैलाकर शेयर मार्केट को धराशायी कर दीजिए, और उसके बाद उन्हीं की जो इन्वेस्टर्स कंपनीज हैं वो सब लोग, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही ये धरातल पर आएगा वो सब अपना माल खरीदना शुरू कर देंगे, वो एंटर करना शुरू कर देंगे। तो ये सब स्ट्रेटेजिकल मूव है यूएस का, ताकि सभी देशों की इकोनॉमी के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल सके और अपना वर्चस्व जो है वो बनाए रखे। लेकिन
लेकिन सर ठीक है, अनुपम तिवारी सर, आप भी विदेश मामलों के जानकार हैं। मेरा सवाल ये है, जैसा राणा सर बता रहे हैं कि एक तरह की दादागिरी है, लेकिन क्या वैश्विक पटल पर इस तरह की दादागिरी खुद उस नेशन के लिए, उस राष्ट्र के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती? क्या जरूरी है कि आखिर, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम क्रॉप्स की बात करें, अमेरिका का खुद का अपना कुछ नहीं है। मोस्टली आप देखें कि ज्यादातर अमेरिका की इकोनॉमी हो या फिर वहां का व्यापार, वहां का निवेश या वहां का आयात निर्यात जो है वो बाहर दूसरे देशों पर निर्भर करता है। आप सिर्फ उपभोक्ता हैं, आप प्रोड्यूसर नहीं हैं, आप बहुत कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आप ज्यादातर चीजें लगाते हैं, लाते हैं। तो अगर रेपो रेट्स बढ़ेंगे या टैरिफ रेट्स बढ़ेंगे तो इससे जो व्यापार जो है, जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में क्या खुद अमेरिका का सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होगा? अनुपम तिवारी सर। देखिए, निश्चित तौर पर अमेरिका के सर्वाइवल में मुश्किलात आएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बता दिया था कि ये एक ऐसा गेम वो खेल रहे हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड का जो एक सेटल्ड ऑर्डर है उस ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाएगा, और एक नई तरह से रणनीतियां बनाई जाएंगी, और पूरे विश्व का जो ध्रुवीकरण होगा अलग तरीके से होगा। और देखिए, वो शुरुआत हो चुकी है 2 अप्रैल के बाद से, जब से टैरिफ का खेल शुरू हुआ है, और खास तौर पे आज से 9 अप्रैल के बाद, जबकि चाइना ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाए और उसके बाद 50% टैक्स उसके ऊपर और लगा दिए गए। तो ये साफ दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जानबूझ करके, बहुत सोच समझ के खेल खेल रहे हैं। मैं अपने पूर्व वक्ता राणा जी से काफी हद तक सहमत हूं कि एक दबाव की राजनीति भी हो सकती है, लेकिन अगर ये दबाव की राजनीति है तो ये बहुत बड़े कॉस्ट पर खेली जा रही है। अमेरिका के अंदर रिसेशन की आहट ही नहीं, अब तो साफ साफ दिखने लगा है। अमेरिका लगभग 2008 की कंडीशन में, मंदी की कंडीशन में जा चुका है, और हम माने या ना माने, इसके जो अगले 2-3 महीने आने वाले हैं अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और अमेरिका चूंकि एक जीवंत लोकतंत्र है, तो अमेरिका के अंदर इसका विरोध भी शुरू हो जाएगा। हमने देखा है कि पिछले वीकेंड में ही लोग सड़कों पर आ चुके थे। और याद रखें कि सीनेट के अंदर अभी भी बहुत कम मार्जिन है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का, बहुत वेफर मार्जिन है उनके पास, जिससे कि अगर 1-2 सांसद भी सेनेट के अंदर उनकी पार्टी से छिटक गए तो उनको वहां पर धराशायी किया जा सकता है। इस बात को वो जानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के ये तो तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट उन सबको अपहेल्ड कर लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चीज देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, वो खास तौर पर एक शब्द का इस्तेमाल करके दिए गए हैं कि अमेरिका इस समय इमरजेंसी में है। और हकीकत तो यह है कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। इमरजेंसी आपने खुद अपने ऊपर थोप ली है और उसके बाद आप ये काम करने निकल पड़े हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अजीबोगरीब काम करने के लिए जाने जाते हैं। जिस समय उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करी थी, तभी मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, मैंने एक मजाक में ही यह बात कही थी कि अब आने वाले 4 सालों तक दुनिया में इंटरटेनमेंट की कमी नहीं रहेगी। और लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी उस बात को बहुत सीरियस ले लिया और वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरटेनमेंट दुनिया के लिए बहुत महंगा हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि ये एक नए तरह का युद्ध शुरू हुआ है जो ऐसा पहले कभी भी देखा नहीं गया इतिहास में। और इस नए युद्ध में भले ही गोलियां नहीं चल रही हैं, भले ही हथियार नहीं चल रहे हैं, लड़ाकू विमान और मिसाइलें नहीं चल रही हैं, लेकिन उसका असर इससे बहुत ज्यादा घातक हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज और आप देखें कि जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर भी कुछ देशों को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि चीन इस चीज का बहुत बड़ा फायदा उठाएगा। और हकीकत यह है कि चीन को मद्देनजर रखते हुए ये सब पॉलिसीज ट्रंप ने बनाई थी। दरअसल वो चीन को पंगु करना चाहते थे, उसको अपाहिज करना चाहते थे, लेकिन अब लग रहा है कि चीन ने भी अपने आप को बहुत टाइट कर लिया और ये कह दिया है कि हम आपकी नहीं अकेले। आप मुझे बताइए ना, आप ये बताइए, अश्विनी राणा सर बताएंगे। सर अकेले अगर अकेला अमेरिका चीन पर जो है टैरिफ रेट्स लागू कर देता है तमाम, क्या इसका नुकसान सबसे पहले तो अमेरिका को खुद को उठाना होगा। दूसरी चीज ये है कि आप एक देश अगर टैरिफ लागू कर देगा, आप पूरे विश्व के, पूरे ग्लोब के मार्केट को देखें, चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा जो है वो उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। तो अश्विनी राणा सर, इसका नुकसान जो है, ट्रंप के फैसलों का नुकसान खुद आपको अमेरिका को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान में तो अमेरिका रहने वाला है? नहीं, अमेरिका को बिल्कुल नुकसान हो रहा है, लेकिन वो क्या होता है ना, कई बार हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना घर भी जला लेते हैं। वही ट्रम्प कर रहे हैं कि भाई आप टैरिफ लगा रहे हो तो अल्टीमेटली उसका नुकसान तो आपको होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ आपकी जनता को जो है सामान जो है महंगा मिलने वाला है और आप उसकी सप्लाई चेन को अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। तो आप दूसरे को बर्बाद करने के लिए आप अपनी जनता का जो है नुकसान कर रहे हो। वो सब समझ रहे हैं, लेकिन उनको लगता था कि भाई मैं अपना जो दबाव है, अपना जो
दादागिरी दिखाकर और उनको अपनी टर्म कंडीशन पर ले आऊंगा, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, ये चाइना के लिए तिवारी जी बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन चाइना के लिए भी मुश्किल का समय होगा, क्योंकि चाइना इतनी लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट यूएस को नहीं करेगा तो बाकी कंट्रीज में वो क्या खपा पाएगा अपना माल, उसकी भी चिंता चाइना को होगी। लेकिन भारत जो है, भारत अपने एक एडवांटेज पोजीशन में है कि अगर हम चाहें तो हम उस चीज को अपने यहाँ पर थोड़ी सी सरकार इनिशिएटिव ले और यहाँ पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर वो सप्लाई चेन को यूएस के हम पूरा करके हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, प्रोवाइडेड लोग यहाँ पर उस स्पीड से काम करें। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं जाऊंगा सिद्धार्थ तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ हैं, मनोज पंडित बीजेपी की ओर से भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ साहब, अभी हमने राहुल गांधी को सुना जो मोदी जी को लेकर कह रहे थे कि सदन में, संसद में इतने बड़े मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, सिद्धार्थ तंवर आप बताएं मुझे कि अगर ट्रंप का कोई फैसला है और जैसा हमारे आर्थिक विश्लेषक कह रहे हैं, और अनुपम तिवारी सर ने तो साफ कहा कि जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली थी तो तिवारी सर ने किसी चैनल पर कहा था कि अब पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगर ट्रंप ये पागलपन भरे फैसले कर रहे हैं और ये वो साबित कर रहे हैं कि वो दादागिरी कर रहे हैं और खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो इसमें हमारे देश की सरकार क्या करेगी? ठीक है, आर्थिक मामले हैं, विश्लेषण होगा, पॉलिसीज बनेंगी, चेंजेस आएंगे, लेकिन इसमें हम क्या थोप सकते हैं अमेरिका के ऊपर? देखिए, अमेरिका ने जो नीति बनाई है वो अपने लिए बनाई है, अपने देश का फायदा नुकसान देख करके उनके राष्ट्रपति ने बनाई है जी। पर जो नीति अमेरिका ने बनाई है उस नीति का विरोध दुनिया में हुआ है जी। कुछ देशों ने भी उनके ऊपर जो है टैरिफ थोप दिए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर मौजूद हैं वो बता दें कि हमारे देश को, चीन को तो हम लाल आंख दिखा नहीं पाते हैं, अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और झप्पी पाके आ जाते हैं, और उधर से क्या होता है, हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को जो है वापस देश भेज दिया जाता है जी। उनको बेड़ियां लगा करके, सबने वीडियो देखे हैं, न्यूज में देखा है, बेड़ियां लगा करके वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है जी। इतनी चीजें हो रही हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके लिए वोट भी मांगते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान में हवन होता है जी। तो उनको या तो बात करिए कि भारत के ऊपर से टैरिफ हटाया जाए, अगर टैरिफ वो नहीं हटवा पाते हैं तो अमेरिका पर टैरिफ थोपने में इनको क्या दिक्कत है? जब छोटे छोटे देश अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं जितनी उनकी क्षमता है, तो हमारा देश तो वैसे भी जो है रिसीविंग एंड पे, प्रोडक्शन तो दुनिया भर में होती है, कस्टमर बेस इंडिया का सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन को देखते हुए, तो हमारे देश को आंख दिखाने में क्या जोर पड़ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताइए मनोज पंडित, आप लोग भाई आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप जैसी को तैसी भाषा में जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की भाषा और भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बड़ा फर्क है जी। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल एक सरल और सही तरीका। आप ये देखिए कि हमारे देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब, विदेश मंत्री एस जयशंकर, होम मिनिस्टर और जो और लोग, वो सब इस विषय पर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं कि इसका असर हमारे पर कहाँ पड़ेगा और हम इसका क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और आप ये देखिए, शेयर बाजार में हिंदुस्तानियों का पैसा डूब गया है। आप मेरे मित्र देखिए, मैं ना, आप बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं, मैं चुप एक बार सुनी आपकी सारी बात, और मैं आपसे भी ये देखिए, ये आप तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे रीजनल पार्टीज की तरह जो है बीच में अतिक्रमण नहीं करते। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग पार्टी पूरे तरीके से इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और आप देखिए रेपो रेट में भी आज कमी की गई और बहुत सारी चीजें हैं, और इस विषय में ट्रंप सरकार से भी बात करने की तैयारी है कि हम लोग किस किस सब्जेक्ट पर उनसे बात कर सकते हैं और वहां पर हमें क्या रिलीफ मिल सकता है। तो रही बात ये कि ये कांग्रेस हमें न सिखाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मंथन इनका चल रहा है गुजरात में, उसे करें,
क्योंकि अब गुजरात में जाकर ये तैयारी की, अभी देखिए राहुल गांधी जी का बयान सुन रहे थे आप, खड़गे जी का बयान आप सुन रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि जब इनकी चीजें आएंगी तो चीजों को प्लान करें। अभी तो ये पार्टी को बचाने की जो तैयारी है उसे देखें। बाकी भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका देश की जनता भली भांति समझती है। ठीक है, और ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अश्विनी नारायण सर, क्या दिक्कत है? जैसा कि सिद्धार्थ तंवर कह रहे हैं कि आप उसकी भाषा में उसे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। छोटे छोटे देश आंखें तरेर रहे हैं अमेरिका के लिए, हम क्यों किसी तरह का टैरिफ टैक्स अमेरिका के लिए नहीं लेकर आते हैं? इसमें क्या दिक्कत आएगी आड़े? अश्विनी राणा सर। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, भारत सक्षम है। आप देखिए कि जब यूक्रेन और रशिया वार था, उस समय जब रशिया से तेल ले रहा था भारत, तो यूएस ने आग दिखाई थी ना, फिर भी भारत ने रशिया से तेल लिया। तो ये ऐसा नहीं है, हर स्थिति को देखकर अब आप कहें कि आप यूएस के ऊपर टैरिफ और थोप दो और आपके जो एक्सपोर्टर है उनकी इंडस्ट्री बैठ जाए, तो कौन जवाब देगा भाई? और जो आप ये शेयर मार्केट में कह रहे हैं नुकसान नहीं है, ये पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो गई है, शेयर वहीं पर है। अभी जब वापस ये मूवमेंट आएगा तो वो वापस वहीं पर आ जाएंगे, तो उसकी वैल्यू कम हुई है। या तो वो बेचेंगे तो नुकसान होगा, तो इसलिए दोनों चीजों में अंतर होता है। और हम जो है अभी भी और पहले दिन से जैसे सरकार बनी, 2 मंत्री वहां पर उस समय थे, जयशंकर भी थे और पीयूष गोयल भी थे। क्या क्या बायलैटरल बातचीत होगी, अभी भी चल रही है। उनके मंत्री भी यहाँ उसको डिस्कस करने के लिए आए कि कैसा टैरिफ इंडिया के साथ रहेगा। तो ये सारी चीजें इनको ज्ञान थोड़ा सा लेना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, उसके बाद कमेंट करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि विरोध कर दो। अरे भाई, विरोध करना या उसके ऊपर करना, चाइना और हमारे में बहुत फर्क है। हमें अपने जो एक्सपोर्टर है, इंडस्ट्री है, उसको भी बचाना है। और अपने जो हम एडवांटेज पोजीशन में है, या तो हमारे साथ वो झगड़ रहा हो या हमसे बात ना कर रहा हो, फिर तो समझ आती है। बात हो रही है, उसका रास्ता निकलेगा। और जो लोग बार बार ये कहते हैं कि वहां से जो डिपोर्ट किए गए, भाई इलीगल अगर आप जाओगे चोरों की तरह दूसरे के घर में बसोगे, तो आपको क्या प्यार मिलेगा क्या? तो इसलिए कुछ भी बात कहने से पहले जो है उसकी गंभीरता को लेते हुए ना चैनल पर प्रवक्ताओं को बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपकी बात में। अनुपम तिवारी सर, ये जैसा कि बताया राणा सर बता रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग्स पर विचार चल रहा है सर? क्या सकता है इसमें? हम कैसे कंट्रोल करेंगे? बातचीत का अगर रास्ता खुला हुआ है तो किस तरह की बातचीत, क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, ये तो सरकार ने स्पष्ट कर ही दिया है कि आने वाले महीने से लेकर के अगस्त तक हम जो है द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर बात करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार के ऊपर लगातार बात करी जाएगी। हालांकि बहुत दिनों से पाइपलाइन में है, लेकिन अब इस घमासान के बाद उसके ऊपर तेजी आएगी और हिंदुस्तान वहां पर कुछ रियायतें लेने की 100% कोशिश करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ रियायतें मिलेंगी भी। लेकिन जो दूसरा विकल्प हिंदुस्तान के पास है, जैसा कि विपक्ष के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हम उनके ऊपर काउंटर टैरिफ लगा दें, जैसा कि चाइना ने लगाया, ये बहुत रिस्की हो सकता है। देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने आंखें तरेर दी और हम जो है चाइना जैसा हमने उसके ऊपर भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है ना, ये हर चीज पे एग्जैक्टली मतलब आप हर चीज में दबंगई से आड़े नहीं आ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बेहतर विकल्प है, जैसे जिसके ऊपर कई सारे देश जा रहे हैं, उसको भी हमें जरूर गौर करना चाहिए। देखिए, टैरिफ का जो सबसे बड़ा असर है वो किन देशों के ऊपर पड़ा है, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर पड़ा है चीन पर और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के ऊपर, जिनके पास प्रोडक्शन की अच्छी खासी एक रेंज है। वियतनाम के ऊपर, जापान के ऊपर, कोरिया के ऊपर, हांगकांग, सिंगापुर, इन सब के ऊपर पड़ा है और भारत से ज्यादा पड़ा है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने भी अदर देन चाइना किसी ने भी अमेरिका को आंखें नहीं दिखाई हैं, बल्कि एक रीजनल ग्रुप बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये कई सारे वाकयों में सामने निकल करके आया है। इस समय आज की तारीख में ये जो ग्रुपिंग्स हो रही देशों की, जो अलग अलग तरह से हो रही है, चाहे आप यूरोपियन यूनियन को देख ले, वहां पर भी ग्रुप बन रहे हैं। कई सारे लाइक माइंडेड देश एक साथ आ रहे हैं और सब मिलकर के अमेरिका का मुकाबला करना चाह रहे हैं। वही चीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी कर रही हैं। तो हिंदुस्तान भी चाहे तो ब्रिक्स जैसे जो उसके जिनका ऑलरेडी आप हैं, रहता है, हाँ, ब्रिक्स के आप मेंबर हैं, आप बिम्स्टेक के मेंबर हैं, आप इन सब रीजनल जो भी ग्रुप हैं, इनको आप उभार सकते हैं और इनके माध्यम से अमेरिका के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प होगा और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस ऑप्शन के ऊपर जरूर विचार कर रही होगी। ठीक है, लौटूंगा आपके पास में। सिद्धार्थ तंवर, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपने आरोप लगाया सरकार के ऊपर, आपके पास कोई सुझाव है कि हम कैसे जीतें? क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, ये मामला मधुर संबंधों का है, बिजनेस का है, व्यापार का है। बहुत लोगों की रोटी, पेट, कमाई, इनकम
रोजगार, सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से हमारे कोई रिश्ते नहीं थे, संबंध नहीं थे, हमने उठा के एयर स्ट्राइक करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, उनके आतंकवादी को से हमने गोली से मार दिया। ये मामला बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कुछ तरीके बताइए क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो प्रवक्ताओं ने, अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं ने और जो अदर पैनलिस्ट ने कहा है, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा जी जी कि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि हम नौ शिक्षा वाली, मुझे कहा जा रहा है कि मैं नौ शिक्षा वाली बात कर रहा हूं और समझ के आना चाहिए जी। अगर अभी आप लोग ही कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है जी। अगर दोस्त है तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा क्यों, थोपा क्यों गया? दोस्त का दोस्त कोई नुकसान नहीं करता है। नहीं, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है ना। बोल तो रहे हैं कि ये तो जहां जहां से कमाई हो सकती है, जहां जहां से उनका ऐसा सोच रहा है कि उनकी कमाई बढ़े। मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा। हमारे बच्चे विदेश से आए हैं, उनके ऊपर बेड़ियां थोप करके, बेड़ियों में बांध करके हमारे तो इलीगल तरीका था ना सर। आप देखिए, आप कह रहे हैं थोड़ा सा बेड़ियों में बांध करके हमारे देश के बच्चों को वापस भेजा गया, ये कौन सा लीगल तरीका था? वहाँ क्राइम था, वो क्राइम है वहाँ। देखिए, जहाँ जिस देश का क्राइम है आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, वापस भेज दिया, आई टोटली एग्री। हाँ, वहाँ तो अपराधी हुए ना, वो वहाँ तो अपराधियों जैसे सुलूक होगा ना, क्योंकि वो क्राइम था वहाँ। तो हमारे देश की सरकार को तो बात करनी चाहिए थी। अरे सर, बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन हम उससे भी नहीं बात कर रहे हैं। डिपोर्ट किया गया हमारे लोगों के वीजा नहीं लग रहे हैं, उस पर भी आज से पहले भी कभी डिपोर्ट हुए होंगे। कभी किसी ने सुना कि ऐसे बेड़िया लगा करके भेजा गया? हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया गया, वीजा कैंसिल हो गए। और जो ये टैरिफ आया है, इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया में टेक्सटाइल पर, ज्वेलरी पर, केमिकल्स पर, इन सब पर पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ रहा है, असर पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। हमारा सेंसेक्स में एक ही दिन में 3000 पॉइंट की गिरावट हुई। अभी एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि जी वैल्यू कम हो गई। हमारे देश के अंदर वैल्यू सिर्फ उसके पैसे की कम हुई है जिसने, जो अभी उस ट्रेड में इन्वेस्टेड है। हमारे यहाँ पे इतने एक्सपर्ट्स लोग नहीं है। लोग अपनी 50,000 30,000 की सैलरी में से धीरे धीरे कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। पैनिक सेलिंग होके लोगों ने डर करके अपना पैसा निकाला, जब भी गिरावट हुई है, ट्रेड हुआ है। तो हमारे यहाँ पे इतने एक्सपर्ट्स भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएसयू के तो जो हमारे शेयर बाजार में पीएसयू जितने भी ट्रेड चल हो रहे हैं, उसमें तो ऊपर की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में सेंसेक्स बहुत ऊंचाइयां छुएगा। तो ऊंचाइयां कौन छू रहा है, कैसे छू रहा है? ऊंचाइयां तो सिर्फ 2 लोग छू रहे हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा है कि कौन आगे निकलेगा। बाकी आम जनता के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ रेपो रेट में इन्होंने गिरावट कर दी, 50 रुपए इन्होंने सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिए। दुनिया भर के विधानसभा चुनाव में ये लोग वादा करते हैं, इवन दिल्ली तक में इन लोगों ने वादा किया था हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, और यहाँ तो 50 रुपए बढ़ रहे हैं। अमेरिका से बात कीजिए, अमेरिका से सवाल कीजिए, कुछ तो कीजिए। 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, अब तक कुछ नहीं हो रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग ही कर लीजिए। कांग्रेस और अन्य जितने भी दल हैं, सबके पास कोई ना कोई तो इकोनॉमिस्ट होगा। मनमोहन सिंह जी के समय में भी जो इकोनॉमी हमारी इतनी नहीं गिरी थी। एक्सपर्ट्स बुला लीजिए, देश में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। हमारी वित्त मंत्री का तो कोई बयान ही नहीं है। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि विदेश गए हुए हैं, पीयूष गोयल जी गए हुए हैं, वहां से क्या हो रहा है देश को कुछ तो जानकारी दीजिए। नहीं, अभी पीयूष गोयल की बाइट हमने आपको सुनाई, पीयूष गोयल की बाइट जो आई थी वो भी हमने आपको सुनाई। ऑल पार्टी मीटिंग इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग कर लीजिए। ठीक है, मैं पूछता हूँ मनोज पंडित, आपके पार्टी के पास क्या अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं है? आप लोग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्या? और अगर ले रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? नए प्रयास क्या है इस मामले को लेकर, इसे फेस करने को लेकर? अक्षय भाई आप ये देखिए कि सरकार पूरा होमवर्क करके सारी चीजें, अभी आप ही देखिए कि मीटिंग चल रही है, सारी चीजें डिसाइड की जा रही हैं कि हमने किस किस मुद्दे पर उनसे बातें करनी है और कहाँ हमने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी उनके पास कि हम लोग इन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। वो एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। तो क्या जब तक किसी चीज का
कोई डिसीजन नहीं आता तो क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं हम कांग्रेस की तरह कि काम होगा बाद में, पहले तैयारी करके हम ढोल बजाने लगे कि ये सब चीजें। भारतीय जनता पार्टी बोलने में नहीं, करने में विश्वास करती है और करके दिखाती है। आज हम 3-3 बार रिपीट होके सरकार बना रहे हैं, वो ऐसे नहीं बना रहे, वो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास से सरकार बन रही है या जनता के भरोसे पे सरकार चल रही है। तो मेरे मित्र जो हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप गुजरात में जो मंथन कर रहे हैं, आप उस मंथन पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तो जो सरकार कैसे चलानी है, क्या करना है, कहाँ हमारे इंडस्ट्रीज को क्या इस फायदा कैसे पहुंचाना है, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग लीजिए अगर आपके पास अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं अभी है। जब सरकार को ऐसा लगेगा कि और कुछ विपक्ष से भी सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेंगे। आप ये देखिए, भारत के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ कि 14-14 घंटे संसद चली। इससे पहले एक बार हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये गंभीरता हमें बताएं कि हम कितने गंभीर है अपने देश के लिए, अपनी चीजों के लिए, तो शायद ये ठीक नहीं है। ये तो पूरा देश इस बात को जानता है कि हमने रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक संसद की कार्रवाई करके और आगे की जो है चीजें बनाई गई हैं। अक्षय भाई, ठीक है, मैं लौटूंगा आपकी बात में। अनुपम तिवारी सर हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकारी। अनुपम तिवारी सर, अभी सिद्धार्थ तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, जो कह रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बीजेपी की वित्त मंत्री का भी पता नहीं है, पीयूष गोयल क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, क्या रहा है अभी तक, क्या किस लेवल पर जाकर इस इशू को फेस करने की तैयारियां चल रही हैं, क्या जानकारी है सर? देखिए, जो जहां तक मेरी जानकारी है, अभी कुल मिलाकर के सरकार वेट एंड वॉच के ऊपर जा रही है। सरकार रिएक्शन देख रही है तमाम तरह का, और इस समय दुनिया भर में जो रिएक्शन आ रहे हैं उनको बहुत जबरदस्त तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और खास तौर पर इस सारे घमासान में WTO क्या रोल अख्तियार करता है भारत सरकार की, उसके ऊपर भी नजर है। तो भारत सरकार फिलहाल चीजों को देख रही है, समझ रही है, उसका आकलन कर रही है। और ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाहे इकोनॉमिस्ट किसी भी पार्टी के हों, उनसे सलाह लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या अभूतपूर्व है और इस तरह की समस्याएं कभी नहीं आई हिंदुस्तान में कि आप अपने आपके दोस्त देश ने ही आपके ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगा दिया हो, जिसके साथ अभी कुछ दिन पहले तक हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट संबंध अभी भी खराब नहीं हुए, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी जा रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि संबंध बिगड़े नहीं, क्योंकि संबंध बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता है। हम भी अगर चीन की तरह कल को टैरिफ ठोक दें, कोई दिक्कत नहीं, हम ठोक सकते हैं, हमारे पास वो तो इतनी ताकत तो कम से कम है। लेकिन उससे हमें क्या नुकसान होगा, हमें क्या फायदा होगा, इसका आकलन किया जा रहा है। और सरकार इसके ऊपर काम कर रही होगी। और इकोनॉमिस्ट जो भी, न केवल भारत देश के, न केवल विपक्ष के, न केवल पक्ष के, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े विद्वानों के साथ संपर्क साधा जा रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमें याद है, हमने एक अनुभव 2008 में पुरानी सरकार के समय में लिया था। अमेरिका में रिसेशन हुआ था, जबरदस्त मंदी आई थी, और भारत उन चुनिंदा देशों में से एक था जो कि अछूता रह गया था उस मंदी से, या बहुत साफ बच के निकल गया था। और उसके पीछे कारण यही था कि हमारी जो इकोनॉमिस्ट लॉबी है, जो हमारे यहाँ जो विद्वान है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो कम से कम इतनी साख रखता है पूरे विश्व में कि हमारी बातें सुनी जाती हैं और हमारी सरकार उनकी बातें जरूर सुनेगी। उस समय मनमोहन सिंह साहब ने ये काम बहुत बखूबी करके दिखाया था। वो खुद एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उनके पास जो एडवाइजर कमेटी थी उसने भी अच्छी राय दी होगी, तभी हम उस मंदी से निकल पाए थे। शायद वैसा ही कुछ अभी भी होगा। और यहाँ पर इसके ठीक उल्टा अमेरिका में हो रहा है। जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनके एडवाइजर्स पता नहीं उनको कैसी सलाह दे रहे हैं कि जो व्यवस्था अच्छी खासी चली आ रही है 50-60 सालों से, उसको बिल्कुल से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए और उसको एक नया परिवर्तन कर ले जाए। ये सिर्फ एक तरह से, आप आज के जमाने में अगर आपको तुगलक देखना हो तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति को देख सकते हैं, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। हालांकि इस इंटरटेनमेंट की वजह से वो और तमाम देश बर्बाद हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कुमार राकेश साहब के ये तमाम देशों को संगठन, जैसे आपने कुमार राकेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं अभी बात कर रहा था अनुपम तिवारी सर से, मुझे ऐसा लगता है अनुपम तिवारी जी की सिर्फ एक देश के किसी उपद्रव से, किसी तरह की सनक से सारे देशों का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। ठीक है, व्यापार है, व्यापार में इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि संगठन होना चाहिए, ब्रिक्स को इकट्ठे हो जाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा हो जाना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा। सब मिलकर ये अमेरिका का हुक्का पानी तो बंद कर ही सकते हैं। परचेजर है, प्रोड्यूसर नहीं है, सप्लायर नहीं है। सप्लायर्स
निश्चित सप्लाई तौर पर है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सारे देश मिलकर, यूनियंस मिलकर ये दबाव बना सकते हैं। अकेले एक ट्रम्प की गुंडागर्दी ठीक है, सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हो सकता है, साइंस में हमसे आगे हो सकता है, रिचनेस में या फिर डॉलर का मूल्य सबसे ज्यादा है, परचेज वो कर सकता है, लेकिन फिर भी ये उसकी सबसे बड़ी कमी भी हो सकती है कि उसके पास खुद अपना कुछ नहीं है। आइए, डॉक्टर कुमार राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर कुमार राकेश। आप पहली बार अभी इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हमारी आधी डिबेट हो चुकी है, अभी निष्कर्ष कुछ निकलना बाकी है। तो डॉक्टर कुमार राकेश, आपके दृष्टिकोण को समझना चाहूंगा मैं डोनाल्ड ट्रंप की इस सनक और इस वैश्विक दादागिरी पर, जो हमारे तमाम पैनलिस्ट मान रहे हैं कि ये एक तरह की सनक है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप क्या कहेंगे? आप देखिए, अक्षय है, अभी मुझे आपके कुछ दादागिरी सनक तो एक तरह से मान लिया जाए, संसदीय शब्द है, लेकिन अभी आपने ट्रम्प की गुंडागर्दी बोली, मुझे उस शब्द से आपत्ति है जी, क्योंकि वो अमेरिका के चुने हुए राष्ट्रपति हैं जी। हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में कोई बोले या किसी देश के राष्ट्रपति या पीएम के बारे में बोले, ये एक अपमानजनक टिप्पणी है, पहली बात। दूसरी बात कि जो उन्होंने टैरिफ की बात कही है अपने चुनाव में, एजेंडा में उन्होंने बात कही थी कि हम अपने मार्केट को चुस्त दुरुस्त करेंगे। चाइना से उनकी अदावत पहले से भी थी। WHO के साथ कोरोना काल में आप लोगों को याद होगा किस तरह से उन्होंने अपने मार्केट को सुदृढ़ करने की कोशिश की। यूएस एज ए संस्था में को उन्होंने फिर जैसे कि WHO को लेकर के और कई ऐसे संस्थाओं से जो पैसा बचाने की मुहिम उन्होंने शुरू की है, वो उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, जैसे अभी कई पैनलिस्ट बोल रहे थे कि भाई यूरोपियन को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ये वैश्विक बाजार है। इस वैश्विक बाजार में सबको अपने अपने मार्केट को सुदृढ़ करने का अधिकार है। उस मार्केट को अधिकारितापूर्ण या शक्ति देने के क्रम में जो भी स्थितियां बनती है वो उसको करेगा। रही बात अमेरिका, क्या उसका जो प्रभाव और दुष्प्रभाव सामने दिख रहा है, और चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वार है, युद्ध वार है, सबके सामने दिख चुका है कि कहा 104% तक बात चली गई है। उन्होंने 26% भारत में दिया है। भारत का जो सामान जाएगा उसका मार्जिन कम होगा, अमेरिका से जो होगा उसका मार्जिन ज्यादा होगा। जी। अभी भारत सरकार जो है और इनका विदेश मंत्रालय हमारा जो है या वाणिज्य मंत्रालय है, एक एक घटनाक्रम पे सतत नजर रखे हुए है। और जहां तक है बायलैटरल रिलेशन में, परस्पर संबंध में, वैदेशिक नीति के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा थ्योरी है गिव एंड टेक की थ्योरी। तो आपने कितना दिया और कितना लिया, किसको कितना फायदा हुआ, उस फायदे में एक होता है सामान फ्रंट पे उसको बिजनेस करने की बात है या मुद्दों की बात है या नैतिकता की बात है, उसकी बात है। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में जो भी आप देखें कि अभी मिस्टर ट्रम्प जो है उनके अमेरिका में ही उनका विरोध शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा उनके लिए, बाद में यूरोपियन देखेंगे, भारत देखेंगे, एशिया देखेंगे, अफ्रीका देखेंगे, पहले उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके देश में ही उनके खिलाफ जो माहौल खड़ा हो गया है उसमें डेमोक्रेट्स नहीं है, रिपब्लिकन्स भी हैं, आम पब्लिक जो सड़कों पर उतर आए हैं, उसको ये कैसे काउंटर करेंगे, उनका अभी तक उन्होंने कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिख रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है थोड़ा जिद्दी है, जैसा आपने कहा, मैं सहमत हूँ, सनकी है, एक तरफा निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो भी है, चाहे इसको एलन मस्क को लेकर को, उनको लेकर के एक जो आम प्रतिक्रिया गई है आम लोगों के बीच में, उसके परिप्रेक्ष्य में उनको कहीं न कहीं अपने ये जो आक्रामक बाजार नीति है उसमें उनको सुधार करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में है, उन्होंने कहा कि जो हमको जितना करेगा उसमें प्लस करेंगे। अभी एक बहुत अच्छी बात है पैनल में करके आई कि प्रोड्यूसर कौन है, परचेजर कौन है। अमेरिका जो है परचेजर भी है, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करता जो करना चाहिए। आर्म्स की बात हो सकती है, लेकिन आईटी में वो डिपेंडेंट है। ऐसे कई प्रोडक्ट में मैं पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में कई बार अमेरिका गया हूँ, देखा हूँ। जब पहली बार मैं गया था तो वहाँ जो है जितने प्रोडक्ट जो भी एक झंडा खरीदते आप, कोई सोल्जर खरीदते, उसके नीचे टैग लगा होता था मेड इन चाइना। तो जो मार्केट आपके यहाँ पूरा डीप रूटेड है उसको आप कैसे काउंटर करेंगे,
उसको लेके अमेरिका के लोग भी आज की तारीख में दिग्भ्रमित हैं। जो स्थिति है, तो ये चुनौती है, अमेरिका के लिए चुनौती है, विश्व के लिए चुनौती है, भारत के लिए भी चुनौती है। लेकिन अभी उनका जो प्रभाव, दुष्प्रभाव है, भारत पे कम पड़ेगा, अन्य देशों पे ज्यादा पड़ेगा, इवन अमेरिका पे ज्यादा पड़ेगा। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं है जो वो घोषणा कर रहे हैं, करीब करीब खोखली जैसी है। इसलिए एक एक पैसे के लिए बेचारगी दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यूके की जो स्थिति है, उसी तरह से जैसे कि हम यूके हमसे नीचे है, हम 5वें स्थान पे है, और हमारी जो आर्थिक नीति है, आलोचक जो भी बोले, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और उसमें आप देखा जाए कि नेक्स्ट तीसरे वर्ष में जो भी आज की तारीख में हमारी आर्थिक स्थिति है, हम 2047 में टॉप की बात, नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो हमारा लक्ष्य है, हम 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे। वहां पे चाइना और अमेरिका की बात बचती है, उसमें अभी चाइना का मार्केट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और इसमें अमेरिका चाइना की बात हो या रशिया की बात हो, मुझे ऐसा लगता है भारत को कहीं न कहीं फायदा दिख रहा है और लाभ दिखेगा उन तमाम परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए, आंतरिक स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर। ठीक है, बिल्कुल लौटूंगा मैं आपके पास। मनोज पंडित, एक बार ये और बता दीजिए कि आप सरकार की पार्टी के प्रवक्ता हैं, विचार जो होना चाहिए क्या उतनी तेजी से हो रहा है? विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अभी चल क्या रहा है। क्या आपको जानकारी है कि सरकारें क्या प्लानिंग कर रही हैं इससे निपटने की, या वेट एंड वॉच की स्थिति है? कुछ प्लानिंग्स हैं आगे किस भाषा में जवाब देंगे? और वित्त मंत्री अभी तक क्यों नहीं बोली इस मामले पर? देश जानना चाहता। देखिए, एलन मस्क की मीटिंग हुई, राष्ट्रपति भवन पहुंचे, वहां पर ट्रंप से मिलने के लिए पूरा देश अमेरिका में सड़कों पर उतर आया साहब कि ये डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति भवन है, एलन मस्क के बच्चों का उनका किंडरगार्टन नहीं है कि आप बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। पूरा देश वहां सड़कों पर उतर आया था अमेरिका में। तो हमारा देश भी तो जानना चाहता ना कि कहां है वित्त मंत्री, आकर जवाब दें। देश जानना चाहता है भाई हम क्या होने वाला है व्यापार का, बिजनेस का हमारे देश में। देखिए अक्षय भाई, स्थिति ये है कि यहाँ पर हर चीज को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। आप देखिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, या क्या कर रहे थे बांग्लादेश, वहां के राष्ट्रपति मिले, बहुत तरीके से बात की गई, कोई ऐसी बात नहीं। और तो ये हमारी शालीनता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी चीजें हैं कि हम किसी भी चीज पर एकदम बिना सोचे समझे या बिना होमवर्क किए रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन कहते हैं, एक्शन का रिएक्शन वाली बात है। प्रतिक्रिया तभी होगी जब सारा होमवर्क, सारी चीजें पूरी होंगी। और उसके बाद आप देखिए ना, हर विषय पर सरकार चिंतित है। एक एक चीज को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग, वहां पर हम लोग क्या आपत्ति जता सकते हैं और वहां पर किस किस मुद्दे पर हमने हमारी बातें करनी है, वो सब चीजें हैं, पूरी तैयारी है। और बहुत जल्दी से इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। उस रिजल्ट का फायदा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारे देश को, पूरी सारे मीडिया में सारी चीजों को बताया जाएगा, रखा जाएगा सबके सामने। ठीक है सिद्धार्थ तंवर साहब, थोड़ा धैर्य रखना होगा। जैसा कि मनोज पंडित कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और वो बता रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। हम भी, आप भी, सभी लोग, विपक्ष और जनता देश की जानना चाहती है कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा प्रयास चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, स्टडी चल रही है, रिएक्शन वेट एंड वॉच की स्थिति है। हमारे पैनलिस्ट जो हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के जानकार हैं, वो भी बता रहे हैं कि अभी ये मौका ऐसा है कि आप अचानक उछलकर कुछ कर नहीं सकते। कुछ नया हुआ है तो उसे समझने में थोड़ा समय लग रहा है। सिद्धार्थ तंवर जी, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। अनुपम तिवारी साहब, ये जैसा कि अभी सर ने बताया, डॉक्टर कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने बताया कि तमाम जो हैं वो बातें हैं, लेकिन अभी एकदम से अचानक से ये एक ऐसा मामला है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता और बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना है। लेकिन मेरा सवाल आखिर ये है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोग बात बात पर सड़कों पर उतर आते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम कब तक इस बात को लेकर शांत बैठे? विपक्ष से लेकर देश की जनता तक सब जानना चाहती है ना सरकार से कि आप इसमें करने क्या वाले हैं, किस तरह की प्लानिंग चल रही है और इससे कैसे निपटेंगे, और क्या इस बात की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी स्टेप बैक करेंगे इंडिया के साथ? देखिए, सही बात है कि सरकार क्या कर रही है, जनता को जानने का हक है। और चूंकि हम एक लोकतंत्र हैं तो हमको पूरा अधिकार है कि हमारी सरकार हमारे सामने आए और हमको बताए कि वो क्या कर रही है। और अचानक से, पहली बात तो ये अचानक से नहीं हो रहा है,
डोनाल्ड ट्रंप ने 2 तारीख को टैरिफ लगाए थे और उसके करीब 1 महीना पहले ही घोषणा कर दी थी कि भारत समेत तमाम देशों पर हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। यानी कि हमारी सरकार तब से काम कर रही होगी, वर्कआउट कर रही होगी और ये आकलन कर रही होगी टैरिफ कितना लगेगा और लगेगा तो हमारा कितना नुकसान होगा, किन किन सेक्टर्स पर नुकसान होगा, उन सेक्टर्स की भरपाई कैसे करेगी, इन्फ्लेशन किस रेट पे जाएगा और उससे हम बचाव कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर पूरा वर्कआउट हो रहा होगा। और वर्कआउट का एक देखिए, आज ही आरबीआई की पॉलिसी आई, आपने खुद ही बताया कि उसमें रेपो रेट कम किया गया, उधर कुछ चीजों के दाम महंगे भी किए गए। तो ये सब उसी के असर हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार कुछ तो आकलन जरूर कर रही है और उसके ऊपर काम भी कर रही है। हाँ, पब्लिकली वो चीज नहीं बता रही है और मुझे लगता है शायद ये कुछ हद तक ठीक भी है। मुझे 2019 याद आता है, 2019 में इसी तरह अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ टैरिफ लगाया था। यही सरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी और उस समय भी सरकार ने बिल्कुल तुरंत उत्तर नहीं दिया था और ये बात काफी दिनों तक मीडिया में चर्चा पे रही। उसके 1.5 साल बाद अमेरिका के 25 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने टैरिफ लगाया था, काउंटर टैरिफ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो डर माहौल बना हुआ है, जो डर फैला हुआ है, उस डर से जल्दी मुक्ति मिले। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के स्वभाव के लिए जाने जाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। अमेरिका में इस बात का विरोध शुरू हो चुका है, वहाँ खुद उनके देश के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जैसे संबंध अमेरिका के थे वैसे संबंध बने रहने चाहिए। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के साथ जिस तरह का वॉर वो खेल रहे हैं, कॉर्पोरेट वॉर, टैरिफ वॉर, उसमें भारत इस लपेटे में ना आए, हम यही उम्मीद करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।